हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से एक बार हमारे चैनल पर। मैं नवीन मिश्रा एक बार फिर से आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। मैं जून 2022 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहा था, BCS 042 इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिदम डिज़ाइन। मैंने इसका पार्ट 1 अपनी प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर दिया है। पार्ट 1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। इस वीडियो में मैं पार्ट 2 के 3 पार्ट और पार्ट 3 के 3 पार्ट को एक्सप्लेन एंड सॉल्व करूँगा। वीडियो शुरू करने से पहले वन मोर टाइम प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। मैं आज बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, कोल्ड हो गया था, लेकिन फिर भी आपको मैटर देना ज़रूरी है, आपको कंटेंट देना ज़रूरी है। आपके एग्ज़ाम्स भी नज़दीक हैं, तो भाई जो हम एफर्ट्स कर रहे हैं उसका हमें रिवार्ड दे दीजिए। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए। ओके, तो चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन का ए पार्ट था, अरेंज द फॉलोइंग फंक्शंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इससे पहले भी मैंने एक पेपर सॉल्व किया था, उसमें भी मैंने इसको सॉल्व कर दिया था, तो यहाँ पे भी मैंने सॉल्व कर दिया है एज यू कैन सी हियर। तो इस इक्वेशन में जो आपको दी हुई थी, जस्ट अ सेकंड सॉरी, जो आपको इक्वेशन दी हुई थी इसमें एक ये 5n+7 था, एक n² था, एक ये था और एक ये था। वो कहता है इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते बढ़ते क्रम में। तो सबसे कम टाइम लेने वाला पहले लिखना था। 5n+7 सबसे कम टाइम लेगा, ठीक है ना। कैसे लेगा? अब यार ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं, n² और n log n, n log 2n, ठीक है ना। तो इनकी कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं। इसको समझने का एक आसान तरीका ये है कि अगर आप n की वैल्यू 100 पुट करोगे इसमें, सो व्हाट यू विल गेट 5 × 100, 500+7 507। और अगर आप n² पुट करोगे तो n² हो जाएगा 100 का स्क्वायर, राइट। तो ये हो गया 10,000 एंड यू कैन क्लियरली सी दिस वैल्यू इज स्मॉलर एंड दिस वैल्यू इज बिगर। सो इट सिंपली मीन्स कि ये कम टाइम लेगा, ये ज़्यादा टाइम लेगा, एंड सो ऑन। आप log n और log n पे भी कर सकते हो। log n हाफ करता है बेसिकली। सो बेस्ड ऑन दिस स्कीम व्हाट आई गॉट इज 5n+7 सबसे पहले आता, फिर आता log n, log² n, log की पावर n, जैसे मर्जी कह दो, ये log n है। लॉगरिदमिक जो होते हैं वो हाफ में काम करते हैं। देन कम्स n log n, ये n से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 100 मल्टीप्लाई बाय समथिंग, ठीक है ना। और ये n² है, ये 100 का स्क्वायर हो रहा है, जो 10,000 है, ये सबसे ज़्यादा टाइम लेगा। तो ये सीधा आपने चारों को लिखना था, और अगर और लिखते इसके अलावा तो आप n की वैल्यू पुट करके सॉल्व कर देते, ठीक है ना। तो ये आपका आसान हो जाता। तो अब शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन, BFS और DFS। भाई अगर आप BCS 042 प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको BFS, DFS, डायकास्ट्रा, एडजेसेंसी मैट्रिक्स, नैपसैक, ये क्वेश्चंस कुछ इंपॉर्टेंट है जो करने ही पड़ेंगे, ठीक है ना। तो इसमें दो एप्लीकेशंस, ये तो रट्टे वाला क्वेश्चन था यार, तो ये रहा आपके भी दो एप्लीकेशंस, मैंने 3-4 लिख दिए हैं। थोड़ा इंटरनेट का हेल्प लिया, थोड़ा बुक का हेल्प लिया, थोड़ा मुझे पता था। तो इन शॉर्ट क्या एप्लीकेशन है भैया? BFS कहाँ यूज़ होता है? नेबर नोड निकालने में। अगर आपके पास कोई ग्राफ दिया है लाइक ABCD, इसका नेबर कौन है, इसका नेबर कौन है, E का नेबर कौन है, तो उसके लिए BFS लग सकता है। मैक्सिमम फ्लो इन द नेटवर्क की सबसे मैक्सिमम आप कितने पैकेट सेंड कर सकते हो, फॉर्ड फुलकरसन एल्गोरिदम कहलाता है ये। सर्च इंजन जो लगाते हो आप, गूगल पे कोई चीज़ सर्च करते हो तो वहाँ पे BFS यूज़ होता है, ठीक है ना। GPS जब आप ऑन करते हो, GPS में BFS यूज़ होता है आपका। DFS कहाँ पे यूज़ होता है? अगर दो वर्सेस के बीच में कोई रास्ता ढूंढना चाहते हो, कोई भी रास्ता है, वट एवर द पाथ इज, तो उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। ग्राफ में साइकिल है, साइकिल होता है बंद बॉक्स, जैसे कि ये इसका साइकिल हो गया। अगर आपके ग्राफ में कोई साइकिल है तो उसको फाइंड आउट करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। टोपोलॉजिकल सॉर्ट होता है, और कनेक्टिविटी चेक करने के लिए कंपोनेंट्स की भी आप इस DFS को यूज़ कर सकते हो। तो भैया बस थ्योरी लिखने को बोला था, ये 4-4 पॉइंट्स हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट लो, इसको लिख दो, और आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। सबसे मुश्किल क्वेश्चन यही था भाई, राइट द एल्गोरिथम। ये आज तक आई थिंक पहले नहीं आया है, आया भी होगा तो इतना इंपॉर्टेंटली 6 नंबर का नहीं आया है, बहुत डिफिकल्ट है ये। जब भी आप कोई नई सिचुएशन देखो तो इट्स बेटर टू रिमूव इट, कि इसको मत पढ़ो। इसके अलावा बाकी चीज़ें हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन प्रिपेयर करने के लिए आप 2 घंटे मत वेस्ट करना, कोई और कर लेना। लेकिन फिर भी मैंने इसका सॉल्यूशन दे दिया है आपको। तो पहले है इसका थ्योरेटिकल काम। तो बाइनरी एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि अगर मैं जैसे 3⁻13 सॉल्व करना चाहता हूँ, या 5⁻18 सॉल्व करना चाहता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि 5 × 5 ये 18 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन होगा। ये बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। कैन यू फाइंड अ वे टू मूव इट टू लेस नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशंस, कि 5 को 18 बार मल्टीप्लाई ना करना पड़े, कम में काम हो जाए। तो कहता कि भाई ये जो आपका बाइनरी एक्सपोनेंशियल है ना, ये यही काम करता होता है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन था आपका, ये मैंने लिख दिया है कि अगर आप नॉर्मल तरीके से काम करोगे तो ON कंपैरिजन लगेंगे 5 × 5 × 5, और अगर आप
बाइनरी एक्सपोनेंशियल यूज करोगे तो ओ लॉग एन अप्रोच लगेंगे। जो सिंपल तरीका होता है उसको नाइव अप्रोच बोलते हैं, और जो ये ओ लॉग है ना इसको बाइनरी एक्सपोनेंशियल अप्रोच बोलते हैं। ठीक है ना। ये सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन में ही नहीं, इसके अलावा किसी भी एप्लीकेशन में इसको यूज कर सकते हो, बशर्ते वो अपनी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता हो। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है जैसे 5 इंटू 2 कर लो या 2 इंटू 5 कर लो, द आंसर रिमेन्स सेम। ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा। तो ये प्रॉपर्टी होल्ड करता हो तो आपका ये फॉर्मूला लग सकता है। ठीक है ना। मॉडुलर एप्लीकेशंस मल्टीप्लिकेशन में तो ये लगता ही आपको दिख ही रहा है। तो ये आपका एक इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्शन फॉलोड बाय द एल्गोरिदम। तो एल्गोरिदम में उसने इस प्रॉपर्टी को फॉलो किया है कि a की पावर n है। अगर a की पावर n है तो आप n-1 टाइम मल्टीप्लाई मत करो भैया, इसका एक शॉर्टकट निकाल सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। बेस सेम है, पावर से ऐड हो सकती हैं, a b प्लस c है, सो यू कैन राइट इट लाइक a b डॉट a c। ठीक है ना। और ऐसे अगर आप a to b निकलोगे तो उसको ऐसे लिख सकते हो। ठीक है ना। और ये एल्गोरिदम मैंने कुछ नोट से, कुछ वीडियो से, कुछ बुक्स से मिला के मैंने ये एल्गोरिदम लिखा है। एल्गोरिदम भाई ये याद कर लो, ठीक है ना, रट्टा मार लो, बहुत अच्छे है। ठीक है ना, नहीं तो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। बेसिकली ये कहता है कि अगर आपका 3 रेज़ टू पावर जैसे 13 है तो मैं क्या करूँगा, मैं 13 का बाइनरी वैल्यू निकालूंगा। तो बाइनरी वैल्यू क्या आया 13 का, इस ट्रिक के जरिए 8 4 2 1 एंड 16, सॉरी 8 + 4 12, 12 + 1 13 और ये 0। तो ये आपका बाइनरी वैल्यू हुआ। तो आप क्या करते हो, इस 3 को रिप्लेस कर देते हो 1 1 0 1 से, बेस की पावर से रिप्लेस कर देते हो। तो ये 1s प्लेस पे है, ये 2s पे है, 4s पे है, 8s पे है। तो यू कैन राइट इट लाइक 3 रेज़ टू पावर 8 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू पावर 1। सो इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग 3 रेज़ टू पावर 13 आप इसको इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, 3 रेज़ टू पावर 8, 3 रेज़ टू पावर 4, 3 रेज़ टू पावर 1। फिर आपको अगर आप 3 रेज़ टू पावर 1 पता है तो इसको आप आगे भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना, इसको आगे मिनिमाइज कर सकते हो। जैसे आपका 3 रेज़ टू पावर 1 इक्वल टू 3 है, आपका 3 रेज़ टू पावर 2 जब निकलेगा वो कैसे निकलेगा, 9 निकलेगा। 3 रेज़ टू पावर 4 कैसे निकलेगा, वो निकलेगा 3 रेज़ टू पावर 2 का 2, है ना। तो अगर आप ये 9 निकाल चुके हो तो 9 इंटू 9 आप 81 निकाल सकते हो। ठीक है ना। और अगर आपका 3 रेज़ टू पावर 8 निकलेगा तो वो कैसे निकलेगा, वो 3 रेज़ टू पावर 4 की 2 के बराबर होगा, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 8 होता है। ठीक है ना। तो ये कुछ टेक्निक है जिससे आप अपनी इस 3 रेज़ टू पावर 13 कैलकुलेशन को मिनिमाइज कर सकते हो। तो ये एक रिकर्सिव अप्रोच मैंने लिखी है, ये मेरी रिकर्सिव अप्रोच है एल्गोरिदम। ठीक है ना, आसान है, ये रिकर्सिव एल्गोरिदम है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई बार बार अपने आप को ही कॉल करेगा। तो ये फंक्शन का नाम आपका पावर है, ये अपने आप को ही पावर यहाँ पे कॉल कर रहा है। जैसे आपने 3 रेज़ टू पावर 13 लिखा था, इसको आप a अज्यूम करोगे, इसको आप b अज्यूम करोगे 13 को, तो मैंने वही लिखा है टेक 2 इनपुट्स a आपकी बेस होगा, b आपका पावर होगा। अगर b 0 है तो भाई 1 रिटर्न कर दो, आपको पता है 2 रेज़ टू पावर 0 1 होता है, किसी का भी पावर 0 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। अगर नहीं है तो नीचे आ जाओ। तो टेम्प इज इक्वल टू पावर a कॉमा b अपॉन 2, इसका हाफ निकालो, जैसे 13 अपॉन 2 निकालने की कोशिश करो। ठीक है ना। अगर ये मॉड इक्वल टू 1 आता है रिमाइंडर, ठीक है ना, तो आप अपने रिजल्ट को पुराने रिजल्ट की वैल्यू को अपडेट कर दो a से मल्टीप्लाई करके, यानी उसको दोबारा मल्टीप्लाई कर दो। अगर नहीं है तो आप ये बार बार अपने आप को कॉल करते रहो। और रिजल्ट निकालने के लिए अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो टेम्प को टेम्प से मल्टीप्लाई करते रहो, लाइक 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2, कैरी ऑन डूइंग दिस। जब ये खत्म हो जाता है, ठीक है ना, तो इन द एंड आपका रिजल्ट रिटर्न हो जाएगा, ये अपने आप को रिकर्सिवली कॉल करता जाएगा। ठीक है ना। ये आपको एक वैल्यू दी थी कि a रेज़ टू पावर 280 निकालो। सो ये इक्वेशन थी, मैंने ये कॉपी पे लिख के उसका स्क्रीनशॉट डाला हुआ है। a रेज़ टू पावर 280 था, तो 280 को अगर आप बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो 256, एज यू कैन सी 256 128 64 12 16 8 4 2 1। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 256 + 16 272 + 8 280, तो ये 280 बना। सो दिस a रेज़ टू पावर 280 कैन बी रिटन एज a 1 0 0 0 1 1 0 0। इस तरीके से आप लिख सकते हो, एज यू कैन सी। तो मैं सिर्फ 1 वाले टर्म्स को कंसिडर करूंगा, बाकी छोड़ दूंगा। तो a1 आ गया, a256, फिर ये a16 आ गया, फिर ये a8 आ गया। तो अगर मैं a256 और a16 और a8 निकाल लूंगा और इनको मल्टीप्लाई करूंगा, देन आई विल गेट दिस a280। तो अब मैं इसको और छोटा करने की कोशिश करूंगा। तो मैंने कैसे किया है, वो मैंने कुछ ऐसे किया है कि भाई पहले आप a1 निकाल लो, जब आपका a1 निकल जाएगा वो a के बराबर हो गया। फिर a2 निकालोगे, वो कैसे निकलोगे, जो ये a1 निकला है उसी का स्क्वायर कर देना। ठीक है ना। फिर 2 को पुट किया 4 पे, a8 निकल जाएगा। फिर 8 को पुट किया 16 निकल जाएगा। फिर 16 को पुट किया
आपका A256 निकल जाएगा। सो दिस इज व्हाट यू कैड हैव रिटन इन द एग्जांपल। ये आप इक्वेशन लिख सकते थे आफ्टर राइटिंग द एल्गोरिथम। एंड देन ये एक रिकर्सिव अप्रोच का फॉर्मूला होता है a⁻n। ये क्या वैल्यू रिटर्न करेगा? ये 1 रिटर्न करेगा अगर आपका n का वैल्यू 0 है। एज यू कैन यू नो 2⁻0 1 होता है। अगर ग्रेटर देन 0 है और इवन है तो आप उसको n/2 से आगे कंटिन्यू करोगे। n/2 का स्क्वायर जाएगा अगर आपका n इवन है तो, और अगर आपका n ओड है तो ये जाएगा n-1/2 की पावर 2। ठीक है ना? तो ये रिकर्सिव अप्रोच है जो आप अपने को मेमोराइज कर सकते हो, इसको यूज कर सकते हो। तो जो आपका ये लास्ट क्वेश्चन था सी पार्ट 6 मार्क्स का, तो इसमें आप पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन लिखते दिस वन, फिर ये एल्गोरिदम लिखते और ये एक्सप्लेनेशन लिखते थोड़ी सी, और फिर ये आप इक्वेशन सॉल्व कर देते। 6 में से 4-5 मार्क्स, शायद 6 भी मिल जाते। ठीक है, तो अब आगे कैरी ऑन करते हैं। ये आपका सेकंड पार्ट खत्म हो गया है। आपका थर्ड पार्ट है कि आपको एक फंक्शन दिया हुआ है fn जिसकी वैल्यू है 6n² + 8n + 6। आपको इसका on² निकालना है। ये भी मैंने कुछ एग्जांपल्स में किया हुआ है, लेकिन एक बार फिर पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो मैंने ये किया हुआ है, आपको मैंने कॉपी पे करके इसको सॉल्व कर दिया है। इसके यार कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे ये आपने वैल्यू लिखी fn = 6n² + 8n + 6, इसको on² के बराबर प्रूफ करना है। तो यहाँ पे आप n > 1 फाइंड आउट करो, और इससे क्या होगा, 1 जो है और n है और n² है, जो n होगा वो 1 से छोटा होगा और n² से बड़ा होगा। ठीक है ना? n² और 1 के बीच बीच में निकलेगा। अब आप क्या करते हो, इस सारी इक्वेशन पे मोड लगा देते हो। मोड का मतलब होता है ये डंडी, ये जो लाइन लगी हुई है आपकी। ठीक है ना? तो यहाँ पे आपने मोड डाल दिया और बीच में साइन लगा हुआ =। का फिर आपने क्या किया है, इसका == हटाने के लिए इसको <= किया और इसके इंडिविजुअल पे मोड लगा दिया। 6n² पे, 8n पे और 6 पे, और बीच में प्लस लगा रहा। ठीक है ना? फिर आपने ये मोड हटा दिया, = कर दिया वापस, तो ये इक्वेशन बन गई। 6 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना? अब आपको यूजिंग 1 जैसे ये फॉर्मूला पता है, जो ये रूल है, इसके हिसाब से आप सारी टर्म को स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो, हाईएस्ट में कन्वर्ट कर दो। तो ये हो गया 6n² + 8n² + 6n²। 6 + 8 14, 14 + 6 20, ये 20n² आ गया। तो मेरा fn का वैल्यू क्या निकला है, 20n² से लेस देन होगा। ठीक है ना? सभी के लिए, लेकिन x आपका > 1 होना चाहिए। तो अगर आपकी वैल्यू n² यहाँ पे आ गई है और इसके साथ 20 है, तो 20 से मल्टीप्लाई होकर ऑब्वियसली ये टर्म आपके fn से बड़ी हो जाएगी, इसलिए ये fn = on² है, हैंस प्रूव्ड है। ठीक है नहीं? तो ये आप एक इक्वेशन सॉल्व करते और आपको ये 4 नंबर मिल जाते। ठीक है, अब आगे चलते हैं। डायकास्ट्रा एल्गोरिदम नेगेटिव वेट्स पे क्यों नहीं चलती है? ज़्यादातर क्वेश्चंस में तो भैया डायकास्ट्रा सॉल्व करने को आता है, शायद इसमें भी आया होगा, इसमें क्रूस्कल आया है। हाँ, इसमें क्रूस्कल आया है, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर दिया उसने कि भैया डायकास्ट्रा नेगेटिव वेट के लिए क्यों नहीं चलता है। तो ठीक है भैया, ये एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ मैं आपको, ये आपको कोड समझा रहा हूँ, देखो जरा क्या है। डायकास्ट्रा में क्या होता था, जैसे आप किसी भी स्टार्टिंग वर्टेक्स ए को उठाते हो, ए से हर एक वर्टिस के लिए आप छोटे से छोटा रास्ता ढूंढते होते थे। शुरू कैसे होता है, डायकास्ट्रा में आप सारे वर्टिस को पहले नॉट विजिटेड कंसिडर करते हो, फिर आप क्या करते हो, ए को जब कंसिडर करते हो, ए टू ए रास्ता आपका 0, जहां पे आप खड़े हो, अगर आप ए से शुरू कर रहे हो और ए पे ही जाना चाहते हो तो ऑब्वियसली उसका डिस्टेंस 0 होगा, तो आप उसके डिस्टेंस से 0 को फाइनलाइज कर देते हो। तो बेसिकली ए सी बी आपने ये वर्टिस एज इट इज लिख दिए। ए से शुरू किया, ए टू ए 0 हो गया आपका डिस्टेंस। ए से 2 लाइनें जा रही थी 2 पे और 5 पे, तो आपने दोनों को डिस्टेंस बी में मैट्रिक्स में लिख दिया। छोटा सा डिस्टेंस सी 2 का, तो आपने 2 को फाइनलाइज कर दिया। ठीक है ना? 2 को फाइनलाइज कर दिया, अगले स्टेप पे आए, 2 से आगे कहीं रास्ता जा ही नहीं रहा। ठीक है ना? तो इसको आपने छोड़ दिया। अब क्या बचा आपका बी का डिस्टेंस, तो बी का डिस्टेंस देखा आपने, ए से बी ये फाइनलाइज हो चुका है, ये फाइनलाइज हो चुका है, ए से बी का शॉर्टेस्ट रास्ता आपका 5 का ही है, तो आपने इसको अपडेट कर दिया 5। ठीक है ना? तो ये तो आप जब आप एक सी और बी की वैल्यू जब आप फाइनलाइज कर देते हो तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जब आप बी के पास आए तो आपने रियलाइज किया कि भाई अगर मैं ए से बी और बी से सी जाता हूं तो 5 - 10, क्योंकि ये -10 एच है, ये -10 एच है, तो ये मेरा -5 आ रहा है। तो आई एम गेटिंग अ बेटर डिस्टेंस, कि कम डिस्टेंस में पहुंच सकता हूं, -5 कोस्ट में जा रहा है। लेकिन क्योंकि मैं पहले ही फाइनलाइज कर चुका हूं, और अगर मैं 5 फाइनलाइज कर चुका हूं तो मैं उसको अपडेट नहीं कर सकता, उसको चेंज नहीं कर सकता। सो ऑल्दो यू हैव अ बेटर रूट लाइक दिस वन, यू कैन नॉट अपडेट इट, क्योंकि वो डायकास्ट्रा पहले ही उसको फाइनलाइज करके बैठा हुआ है, इसलिए डायकास्ट्रा नेगेटिव वैल्यूज के लिए फेल हो जाता है। तो ये आप एक ग्राफ बना के ये एक्सप्लेनेशन दे सकते थे जो मैंने लिखा हुआ है।
ठीक है ना, जो मैंने आपको अभी हिंदी में समझाया वही मैंने थ्योरेटिकली इंग्लिश में लिख दिया है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था? ओके, ट्रैवर्स द कंप्लीट ग्राफ ऑन 4 वर्सेस यूजिंग बीएफएस। तो बीएफएस आया है लेकिन उसने बोल दिया है कंप्लीट ग्राफ। अब बच्चे यहाँ पे ये ट्रिक में फंस जाएंगे, भैया कंप्लीट ग्राफ क्या है? तो भैया ये रहा आपका क्वेश्चन। कंप्लीट ग्राफ क्या होता है? अगर आपके ग्राफ में 3 वर्टिसेस हैं, हर एक वर्टेक्स से हर एक वर्टेक्स का सीधा रास्ता होना चाहिए। ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए से बी की तरफ सीधी लाइन और ए से सी की तरफ सीधी लाइन। तो ए अभी कंप्लीट की प्रॉपर्टी ट्रू कर रहा है। बी से भी दोनों तरफ रास्ता होना चाहिए। ए की तरफ तो है ही है, ये सी की तरफ आ गया, बी ने भी प्रॉपर्टी ट्रू कर दी, सेम सी ने। ठीक है ना। अब इस ग्राफ में मैंने 3 वर्टिसेस बनाए हैं, तो ये K3 ग्राफ है या कंप्लीट ग्राफ है 3 वर्टिसेस वाला। उसने आपको बोला था K4 ग्राफ 4 वर्टिसेस वाला। तो ये देखो, ये 4 वर्टिसेस वाला मैंने ग्राफ बनाया है और इनके वर्टिसेस को नाम दिया है ABCD। हर एक वर्टेक्स से हर एक वर्टेक्स की तरफ सीधा रास्ता जा रहा है, एज यू कैन सी। फिर उसने आपको बोला था BFS एक्सप्लेन करो। तो ये BFS भैया आप एक्सप्लेन कर सकते हो, ये मैंने पहले भी लिखा हुआ है। BFS क्या होता है कि भैया आप क्यू में लिस्ट को डालते रहते हो, जो जिस नोड से आगे जितने रास्ते जा रहे हैं उन सभी को क्यू में डालते हो, क्यू से एक एक करके वर्टिसेस को पिक करते हो और कैरी ऑन करते हो। इसमें भी आपके 3 स्टेटस होते हैं किसी वर्टेक्स के, विजिटेड, नॉट विजिटेड एंड वेटिंग। अगर उसको प्रोसेस नहीं किया है तो नॉट विजिटेड है, अगर उसको प्रोसेस करके क्यू में डाल दिया तो वो वेटिंग में है, अगर उसको प्रोसेस करके यूज कर लिया है तो वो विजिटेड में है। तो ये तीनों के बारे में बताया हुआ है। तो इसको मैंने सॉल्व करना शुरू किया। शुरू में मैंने क्यू रखा है खाली और मैंने स्टार्टिंग नोड माना है ए। ठीक है ना, तो पहले खाली था, वर्टेक्स विजिटेड भी खाली और क्यू भी खाली, ये क्यू रिप्रेजेंट कर रही है। मैंने शुरू किया ए से, तो ए को मैंने क्यू में डाला, अभी वर्टेक्स विजिटेड में कोई चेंज नहीं है। फिर मैंने ए को पॉप किया बाहर, ए को रिमूव किया और ए के जितने भी नेबर्स थे, ए के तीनों नेबर्स थे BCD, तो इन तीनों BCD को हमने क्यू में डाल दिया। ठीक है ना, तो वर्टेक्स विजिटेड क्या हो गया आपका ए और क्यू में क्या पड़े हैं BCD। आगे चलते हैं। अगला, आपने बी नोड जब हटाया, ए के बाद जब आपने बी नोड हटाया तो बी के नेबर्स क्या हैं ACD, लेकिन ए विजिटेड हो चुका है, सी और डी क्यू में है तो ये वेटिंग हो चुके हैं। नॉट विजिटेड वर्टेक्स कोई नहीं मिलेगा तो आप कोई अपडेट नहीं करोगे, आप बी को रिमूव करोगे लेकिन बी के नेबर्स को नहीं डालोगे। सेम अप्लाइज फॉर सी, सेम अप्लाइज फॉर डी। आपने सबको किया, जब आपका क्यू एकदम खाली हो गया, इन द एंड आपका वर्टेक्स सीक्वेंस में ABCD प्रिंट हो गया है। तो कंप्लीट ग्राफ में पहले वर्टिसेस से ही सभी वर्टिसेस का सीधा रास्ता निकल जाएगा, आगे आपको क्यू को अपडेट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो दैट्स इट, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था। ठीक है जी, थर्ड का सी पार्ट तो मैंने सेकंड और थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ जाएगा। फोर्थ और फिफ्थ में अगली वीडियो में कवर करूंगा। मिलते हैं आपके साथ नई वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। चीयर्स।